आइए देखिएगा, हमने आपने पिछली क्लास में अभी भी जस्ट देखा, आपने एक मौर्योत्तरकालीन राजवंश समाप्त किया जिसे आपने देखा सुंगवंश। सुंगवंश समाप्त होता है, मैंने कहा वास्तव में सुंगवंश जो होता है अंतिम शासक आपने देखा, सुंगवंश का जो अंतिम शासक था उसकी हत्या कहा जाता है वासुदेव कण्व कर देता है। जब अंतिम शासक की हत्या वासुदेव कण्व कर देता है तो वास्तव में एक अलग वंश की स्थापना होती है जिसे हम आप क्या कह देते हैं, कर्ण वंश कह देते हैं। जो आपका कर्ण वंश आता है 75 एडी के आसपास। देखिए बिहार के संदर्भ में विशेष नहीं पढ़ना है, बस थोड़ी सी नॉर्मल चीजें उसमें जाननी है, चूंकि आप इतिहास कम पढ़ रहे हैं, मात्र आप बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं, पूरा इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको उसी के संदर्भ में बस जानना है, उसे ही तरह भी जानने की कोई विशेष जरूरत नहीं है। कण्वंश जो होता है आप 75 एडी का टाइम पीरियड चलता है। कण्वंश का शासक जो होता है वो आपको प्रथम शासक जो होता है आपको वासुदेव कण्व मिल जाता है, जिससे मैंने कहा कि वास्तव में सुंगवंश के अंतिम शासक को की हत्या करके कहा जाता है इस वंश की स्थापना की। वासुदेव कण्व आता है, वासुदेव कण्व के बाद अगला शासक जो आता है भूमिमित्र आता है, भूमिमित्र के बाद नारायण आता है, नारायण के बाद आपका सुशर्मन आता है। वासुदेव कण्व का ही पुत्र होता है भूमिमित्र, और भूमिमित्र का पुत्र होता है नारायण, नारायण का पुत्र होता है सुशर्मन। कहा जाता है कि वास्तव में इसी सुशर्मन की हत्या कौन कर देता है, सुशर्मन की हत्या सिमुक कर देता है। सुशर्मन की हत्या सिमुक करके एक अलग राजवंश की स्थापना करता है जिसे हम आप क्या कहते हैं, सातवाहन राजवंश कहते हैं। इसलिए आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि वास्तव में जो आपका कण्वंश था उस कण्वंश का प्रथम शासक और अंतिम शासक कौन है, तो आप बताएंगे कण्वंश का प्रथम शासक जो था वो वासुदेव कण्व था, और अंतिम शासक की बात करते हैं तो अंतिम शासक बताएंगे सुशर्मन था, और इसी सुशर्मन की हत्या कौन कर देता है, इसी सुशर्मन की हत्या सिमुक कर देता है और एक अलग राजवंश की स्थापना हो जाती है, हम आप जिसे क्या कहते हैं, सातवाहन राजवंश। लेकिन बिहार के संदर्भ में सातवाहन राजवंश को विशेष रूप से बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे आक्रमणकारी आ जाएंगे, धीरे धीरे आक्रमण बढ़ता ही जाएगा। अब आक्रमण बढ़ता ही जाएगा तो ऐसी स्थिति में हमें आपको देखने को मिलेगा कि भारत अब धीरे धीरे कई छोटे छोटे खंडों में विभाजित होने की स्थिति में आ चुका है। अब बिहार के संदर्भ में हमें एक वंश पढ़ना पड़ता है कि वास्तव में जब हम आप देखते हैं कि वास्तव में एक कुषाण वंश आता है, और वह कुषाण वंश कहा जाता है कि लगभग 100 एडी के आसपास आता है। ये देखिए 75 एडी है, ये लगभग कुषाण वंश 100 एडी के आसपास आता है। देखिए ये भी एक प्रकार के आक्रमणकारी ही होते हैं, और ऐसी स्थिति में हमें आपको देखने को मिलता है जो कुषाण वंश होता है, इस कुषाण वंश में आपको देखने को मिलता है, पूछा आता है कि देखिए इसमें हमें सभी शासकों को नहीं पढ़ना है, एक दो का हम नाम बता दे रहे हैं, बाकी आपको बहुत जानने की जरूरत नहीं है। जो अभी चूंकि केवल और केवल इसमें प्रतापी शासक कनिष्क होता है तो कनिष्क को आपको पढ़ना पड़ता है। इतिहास में आपको जब केवल और केवल पार्टिकुलर आप इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में आपको प्रत्येक कैंडिडेट को जानना होगा। चूंकि यहाँ बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं तो आपको बिहार स्पेशल के संदर्भ में कनिष्क ही कहा जाता है, आपको विशेष रूप से दिखता है कनिष्क ने ही कुछ कार्य किए थे, तो बस मात्र आपको कनिष्क को पढ़ना है और किसी को पढ़ने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं। तब आप देखते हैं, बात करते हैं कुषाण वंश की। कुषाण वंश की स्थापना पूछा जाता है किसने किया था। देखिए कुषाण वंश का स्थापना जो हुई थी वो 100 एडी के आसपास हुई थी। पूछा जाता है उसका संस्थापक कौन होता है। कुषाण वंश का जो संस्थापक होता है, कुषाण वंश का संस्थापक हमें आपको जो मिलता है वो मिल जाता है कुजुल कडफिसेस। आपसे पूछा आता है जो ये कुषाण वंश है, इस कुषाण वंश का संस्थापक कौन है, संस्थापक कौन है, आप बताएंगे इस कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस होता है। देखिए यहाँ कई शासक आएंगे, कुजुल कडफिसेस आएंगे, भीम कडफिसेस आएगा और उसमें कनिष्क आएगा, लेकिन आपका बहुत विशेष मतलब कोई कुजुल कडफिसेस, भीम कडफिसेस इत्यादि से नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वास्तव में कुषाण वंश की जो स्थापना किया वो कुजुल कडफिसेस ने किया। और कहा जाता है कि हमें आपको जो देखने को मिलता है प्रतापी शासक पूछा आता है कौन आता है। हाँ, इसमें एक जो भीम कडफिसेस का नाम आता है, कहा जाता है जो, बस थोड़ी सी बात सुनिएगा, जो भीम कडफिसेस आता है, भीम कडफिसेस के संदर्भ में हमें आपको देखने को मिलता है, पूछा आता है स्वर्ण और तांबे के सिक्के किसने चलवाए। कहा जाता है कि और स्वर्ण और तांबे के जो इसने सिक्के चलवाए कुषाण वंश ने, और उसमें भीम कडफिसेस होता है, कहा जाता है उस पे शिव, त्रिशूल और नंदी के कहा जाता है अंकन किए हुए मिलते हैं। तो इतनी बातों का ध्यान रखिएगा। जो भीम कडफिसेस होता है उसने सोने और कहा जाता है कि तांबे के सिक्के चलवाए, और अंकन उस पर किसका मिलता है, शिव, नंदी और त्रिशूल का अंकन मिलता है। बाकी आपको भीम कडफिसेस से कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा संस्थापक कौन था, कुजुल कडफिसेस था। इसी के बाद एक अगला शासक आता है भीम कडफिसेस। भीम कडफिसेस में बस इतना याद रखना है, सोना और तांबे का सिक्का चलवाया, उस सोने तांबे के सिक्के पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति, हालांकि इससे विशेष कोई मतलब नहीं है। आइए हम आप बात करते हैं, सीधे पहुंचते हैं कनिष्क के पास। कनिष्क ही आपका प्रतापी शासक था। कहा जाता है कि वास्तव में अभी आप बिहार के संदर्भ में राजधानी देख रहे हैं पाटलिपुत्र। कहा जाता है कि वास्तव में जो कनिष्क होता है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, और कनिष्क जब पाटलिपुत्र पर आक्रमण करता है, क्योंकि कहा जाता है कि वास्तव में हमें आपको देखने को मिलता है कनिष्क जो होता है उसका बौद्ध धर्म के प्रति, यानी बौद्ध धर्म में हमने आपको बताया कि दो शाखाएं होती हैं, एक हीनयान होती है, एक महायान।
अब आप देखते हैं जैसे हीनयान और महायान, आप हीनयान और महायान की बात करते हैं तो हीनयान का मतलब क्या, जैसे आप ही हैं किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित होंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कोई भी व्यक्ति विशेष होगा तो उसके कुछ क्या बनेंगे, उस व्यक्ति के कुछ समर्थक बनेंगे और कुछ ऐसे होंगे कि उसका विरोध करेंगे। कुछ लोग उसी व्यक्ति को बहुत महान मानते हैं और कुछ लोग महान नहीं मानते हैं। अब क्या हुआ, इसी वजह से हमें आपको देखने को मिला कि यही बौद्ध संप्रदाय दो खंडों में विभाजित होता है, एक हीनयान शाखा बनती है और एक महायान शाखा बनती है। हीनयान शाखा गौतम बुद्ध जी को ईश्वर नहीं मानता है, जबकि महायान शाखा गौतम बुद्ध जी को ईश्वर मानता है और वह उनको महान व्यक्तित्व मानता है। अब जो महान व्यक्तित्व मानता था, इसका मतलब जो कुषाण आता है, कुषाण में जो कनिष्क आता है, कनिष्क किसका समर्थक बना, बौद्ध धर्म में महायान शाखा का। महायान यानी वो गौतम बुद्ध को क्या मानता था, गौतम बुद्ध को महान मानता था, यानी वह महान व्यक्तित्व का मानता था। तब आपसे पूछा जाता है जो कनिष्क होता है, देखिए वैसे भी कोई भी किसी चीज़ के प्रति आकर्षित होगा तो उसकी महानता के प्रति आकर्षित होगा, तभी उस तरफ खींचा चला जाएगा। और जो उसे ही नहीं समझेगा तो फिर उसे चाहिए क्या, उसको कुछ नहीं चाहिए, फिर उधर आने जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तब आप देखेंगे आपको कुछ भी नहीं याद होगा तो एक रटने के पॉइंट आप भी उसे देख लेंगे कि वास्तव में उसको अगर महान ना मानता तो उसको इधर तक आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कहा जाता है कि वास्तव में आप जानते हैं पूरा बिहार और बिहार का ये पाटलिपुत्र, मगध इत्यादि क्षेत्र जो आपको मिलते हैं, राजगिरी, विपुलांचल, पहाड़ी, ये सारे के सारे क्षेत्र जो भी आपको समझ में आते हैं, आप जानते हैं कि वास्तव में ये गौतम बुद्ध से संबंधित है। और उसमें आप समझ सकते हैं कि वास्तव में उनकी विद्वता को अर्जित करने में, यानी कह सकते हैं उनको ज्ञान प्राप्त करने में ये सभी चीज़ें सहायक की भूमिका में रही। कहा जाता है वो उनकी यात्रा के दौरान जो भी चीज़ें मिली, कहा जाता है हमारी लाइफ की जो जर्नी होती है या किसी भी व्यक्ति के जीवन की जो भी जर्नी होती है उसमें कुछ ना कुछ उसको हमेशा सीखने को ही मिलता है। तो ऐसी स्थिति में उन चीज़ों से उनका जुड़ाव, और तब कहा जाता है कनिष्क कहाँ जाता है, कनिष्क पाटलिपुत्र जाता है। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के शासक पर आक्रमण किया और पाटलिपुत्र के शासक पर आक्रमण करके कहा जाता है कि वहाँ के शासक को हरा दिया। अब देखिए काल किसका चल रहा है, आपने देखा वास्तव में हमने आपको बताया कि वास्तव में शुंग वंश से एक चीज़ का परिवर्तन आता है। परिवर्तन किसका आता है, शैव और वैष्णव धर्म का आता है, क्योंकि आप देखते हैं फिर से वही वैदिक धर्म आता है। और वैदिक धर्म आता है इसका मतलब फिर से उसी ब्राह्मण धर्म का जो आप कह रहे हैं पालन करता है, तो वहाँ की स्थितियाँ बनती है। लेकिन कहा जाता है कुछ लोग को इस बात को गड़बड़ लगता है, तो आपने देखा उसमें कुषाण भी होता है, कुषाण में कनिष्क भी होता है, जो कहा जाता है क्योंकि अभी वहाँ इन धर्मों का उदय बहुत तेजी से चल रहा है। कनिष्क कहा जाता है पाटलिपुत्र के शासक को पराजित करता है। पाटलिपुत्र के शासक को पराजित करने के बाद हर जाने के रूप में उन्होंने, कहा जाता है, गौतम बुद्ध की क्या ली थी, भिक्षा पात्र। कहा जाता है गौतम बुद्ध का जो भिक्षा पात्र होता है वास्तव में वो कहा जाता है कि हमें आपको मिलता है कनिष्क जो था वो विद्वानों का संरक्षक था। कनिष्क विद्वानों का संरक्षक होता है, तो ऐसी स्थिति में गौतम बुद्ध का उन्हें कुछ भी मिल जाए, कहा जाता है ना कि हमें पद चिन्हों के निशान भी मिल जाए तो बेहतर होगा। और वही स्थिति थी कनिष्क की कि वास्तव में उसने, कहा जाता है कि सप्रेम, कहा जाता है कि उनके भिक्षा पात्र ले गए। उसके अलावा हमें आपको देखने को मिलता है जो असुघोष जी विद्वान होते हैं, कहा जाता है उनको मगध से ले जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वास्तव में इसके दरबार में कई सारे विद्वान रहते थे। तब आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में कनिष्क जो होता है क्या विद्वानों का संरक्षक होता है या नहीं। कनिष्क विद्वानों का संरक्षक था और ऐसी स्थिति में कहा जाता है उसके दरबार में कई सारे विद्वान रहते थे। अब आपसे पूछा जाता है कनिष्क के दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते थे। अश्वघोष रहते थे, पार्श्व रहते थे, वसुमित्र रहते थे, बहुत सारे बौद्ध दार्शनिक रहते थे, नागार्जुन रहते थे, चरक रहते थे। आप जिसे चरक संहिता के नाम से जानते हैं, आप जानते हैं जिसकी रचना चरक संहिता है। कहा जाता है कि वास्तव में इन्होंने चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में, कहा जाता है ये चरक का संबंध किससे है, चिकित्सा शास्त्र से है। तो आप देखते हैं कि वास्तव में चिकित्सा शास्त्र के ज्ञाता थे और ऐसी स्थिति में उन्होंने एक रचना की चरक संहिता। उन्हीं चरक जी की बात कर रहे हैं हम आप। तो आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से चरक किसके दरबार में रहा करते थे, तो आप बताएंगे कनिष्क के दरबार में। आप जानते हैं कि वास्तव में एक शक संवत की स्थापना पूछा जाता है किसने की, शक संवत की स्थापना 78 AD में, कहा जाता है कनिष्क ने की थी। तब आपसे पूछा जाता है क्या वर्तमान में इसका क्या प्रयोग है। आप जानते हैं भारत सरकार शक संवत का प्रयोग करती है, आप इस चीज को जानते रहेंगे। आपने नेक्स्ट एक चीज आपको बतानी थी कि वास्तव में जो कनिष्क होता है, कनिष्क के संदर्भ में कहा जाता है कि जो हमें आपको देखने को मिलता है उसकी गुणवत्ता के बारे में बात करते हैं। हमें आपको देखने को मिला कि चरक जो होते हैं वो पूछा जाता है किस वंश के होते हैं। कहा जाता है कि चरक जो थे कुषाण वंशी, जो कनिष्क होता है उसी के एरिया में, कहा जाता है वो जाने माने चिकित्सक थे और जाने माने चिकित्सक थे। तो आप इनको ध्यान रखिएगा चरक जी को। बाकी कनिष्क के संदर्भ में है तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ आपको बता पाना, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कनिष्क की राजधानी आपसे पूछी जाती है। कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, सब अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बना रहे थे, चूंकि पाटलिपुत्र की स्थितियाँ ये थी, या कह सकते हैं कि बहुत बना रहे थे तो मगध को बना रहे थे। लेकिन कहा जाता है कि वास्तव में कनिष्क जो आता है, कनिष्क भारत में आक्रमण किया और कहा जाता है क्या नहीं कह सकते कुषाण वंशों का आक्रमण होता है। और ऐसी स्थिति में शासन की प्रणाली में हम आप देखते हैं कनिष्क जो राजधानी अपनी बनाता है, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर होती है। हालांकि कनिष्क कई बार राजधानियां बदलता है, लेकिन यहाँ बताने का कोई औचित्य नहीं है। और
कहा जाता है कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर होती है। पुरुषपुर पूछा जाता है होती कहाँ है, आपके कह सकते हैं कि जो पेशावर और आपके पाकिस्तान का क्षेत्र है वहाँ मिलता है। तो आपसे ये बात पूछी जा सकती है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, आप बताएंगे कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, पुरुषपुर में। जबकि हमने आपको बताया इसने आक्रमण कहाँ किया था, इसने आक्रमण किया था पाटलिपुत्र में। कनिष्क के संदर्भ में और कुछ भी नहीं जाना है। अब देखेंगे वास्तव में इसी कुषाण वंशों के माना जाता है एक गुप्त काल का उदय होता है। इसी के बाद माना जाता है कि वास्तव में जो कुषाण वंश होता है, कुषाण वंशों के सामंत होते हैं गुप्त वंश, जिसमें हम आप कई कैंडिडेटों के नाम सुनते हैं। एक श्रीगुप्त आता है, एक घटोत्कच आता है। तब माना जाता है कि वास्तव में वो स्वतंत्र शासक नहीं होते हैं, वह किसके रूप में काम करते हैं, कुषाणों के सामंत के रूप में काम करते हैं। तब वास्तव में हमें आपको जो मिलेगा, हमें आपको एक नेक्स्ट स्टेप मिलेगा, और जो नेक्स्ट स्टेप मिलेगा हम आप देखेंगे वो वास्तव में कौन मिलेगा, वो वास्तव में मिलेगा गुप्त वंश। तो हम आप यानी आप ध्यान रखेंगे कि वास्तव में ये गुप्त वंश के कुछ शासक जो स्टार्टिंग के एक दो शासक होते हैं, वो स्टार्टिंग के एक दो शासक किसके सामंत होंगे, कुषाण के सामंत होंगे। और जब कुषाण के सामंत होंगे, अब आप जानते हैं धीरे धीरे रहते कोई भी अपनी स्थितियों को मजबूत कर लेता है। श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त के बाद एक अगला शासक आता है चंद्रगुप्त प्रथम, कहा जाता है, जो वास्तव में माना जाता है गुप्त वंश का क्या होता है, संस्थापक। तो हम आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे गुप्त वंश को आगे की क्लासों में।